सेकेंड ईयर के फिजिक्स मॉडर्न फिजिक्स के एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। चैप्टर नंबर 18 मॉडर्न फिजिक्स, उसके एमसीक्यूज की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव नंबर 1 मॉडर्न फिजिक्स सेकेंड ईयर। ऑब्जेक्टिव नंबर 1 में है कि फर्ज करें ये अर्थ है, मतलब समझाता हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके लिए। ये अर्थ है और इस जमीन पर अर्थ पर एक घड़ी है, अर्थ क्लॉक। इट इज एन अर्थ क्लॉक, ये अर्थ क्लॉक है, ठीक है। जबकि तीन बंदे हैं या 3 स्पेस क्राफ्ट्स हैं या फैक्टर्स हैं, जो भी हैं 3 फैक्टर्स, एक ए है, एक सी है और एक बी है। ये तीनों जो है इस सिचुएशन में है कि सी यहाँ पर रेस्ट में है, सी यहाँ पर रेस्ट में है, बी जो है वो इस तरफ चला गया विद स्पीड बी और घूम फिर कर वापस आ गया अपनी जगह, और ए जो है वो इस तरफ चला गया विद स्पीड बी। स्पीड मोशन सेम है, ए और बी का स्पीड सेम है लेकिन ऑपोजिट है। अगर बी टुवर्ड्स राइट गया पलट कर वापस आया, ए टुवर्ड्स लेफ्ट गया और पलट कर वापस आया। तो आपसे ये पूछ रहे हैं कि इस अर्थ क्लॉक के मुताबिक इनके एजेस और इनके टाइम, यानी इस घड़ी पर जो टाइम होगा फॉर सी, फॉर बी और फॉर ए, उनके बारे में आप क्या जानते हो, क्या समझते हो? तो इसका आइडिया बहुत सिंपल है। हमने इक्वेशन ऑफ टाइम डायलेशन में, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में टाइम डायलेशन के अंदर हम लोगों ने ये सीखा था कि जो बॉडी रेस्ट में होती है उसके लिए क्लॉक जो है वो फास्ट मूव करेगी। अ बॉडी, एन ऑब्जर्वर, एन एजेंट एट रेस्ट, उसके लिए जमाना तेजी से गुजरेगा, घड़ी फास्ट रन करेगी। और जो मोशन में हो उनके लिए घड़ी जो है वो स्लो रन करेगी, इसका मतलब है कि सी यहाँ रेस्ट में है तो सी के लिए ये घड़ी जो है ये फास्ट मूव करेगी, और फास्ट मूव करने का मतलब है कि इसके लिए टाइम की वैल्यू ज्यादा आ जाएगी। टाइम की वैल्यू, इंटरवल तो कम होगा लेकिन वैल्यू, एज नहीं वैल्यू, वो वैल्यू ज्यादा होगी। टाइम की वैल्यू ज्यादा होगी क्योंकि घड़ी फास्ट मूव करेगी तो 0 से स्टार्ट होकर फर्स्ट करो ज्यादा दूर चली जाएगी और वैल्यू ऑफ टाइम विल बी ग्रेटर। तो सी के लिए तो सी की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, सी का एज सबसे ज्यादा क्योंकि ये रेस्ट में है तो घड़ी फास्ट मूव करेगी। अब बाकी दोनों मोशन में है तो उनके लिए घड़ी स्लो मूव करेगी, तो जब ये घड़ी का स्पिन स्लो मूव करेगा तो टाइम रिकॉर्डेड जो है वो कम होगा, टाइम रिकॉर्डेड दोनों के लिए कम होगा। अब किसके लिए कितना कम होगा वो मोशन पे डिपेंड करता है। जिसका मोशन जितना ज्यादा होगा उसका एज या टाइम इतना कम होगा। यहाँ पर दोनों का मोशन सेम है, यानी ये v से लिया है और ये भी v से लिया है, तो अगर a और b का मोशन सेम है तो दोनों के लिए घड़ी का स्पीड स्लो होगा लेकिन आपस में सेम होगा। c से तो स्लो होगा क्योंकि ये दोनों मोशन में है, लेकिन आपस में सेम होगा क्योंकि आपस में इनका मोशन इक्वल है। अपोजिट या डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, मोशन की वैल्यू पे डिपेंड करता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अर्थ पर जो घड़ी है ये घड़ी अर्थ क्लॉक सी के लिए ज्यादा टाइम रिकॉर्ड करके देगी, बी और ए के लिए इक्वल। सो करेक्ट इंफॉर्मेशन ये होगा कि ए इज इक्वल टू बी और ये दोनों जो है लेस देन सी, यानी ए और बी आपस में बराबर होंगे क्योंकि इन दोनों का मोशन इक्वल है, और सी की वैल्यू इन दोनों से ज्यादा होगी क्योंकि सी रेस्ट में है और घड़ी फास्ट मूव करेगी। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। हमारे पास ऑब्जेक्टिव नंबर 1 में ऑप्शन सी ठीक है। अब ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। मॉडर्न फिजिक्स क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या कह रहा है? द आइडिया ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 इज, माय डियर स्टूडेंट्स, ये कह रहा है कि फर्ज करो ये जमीन है। ऑब्जेक्टिव नंबर 2 एक्सप्लेन हो रहा है। लेट अस सपोज इट्स अर्थ, ठीक है। यहां पर 3 स्टार्स हैं जिसे अल्फा स्टार्स कहते हैं। दीज आर अल्फा स्टार्स, 3 स्टार्स हैं अल्फा स्टार्स। एक स्पेस क्राफ्ट है, ये एक स्पेस क्राफ्ट है, बड़ा ले लेते हैं। इट इज अ स्पेस क्राफ्ट, ठीक है, स्पेस क्राफ्ट है ये स्पेस क्राफ्ट जो है ये जमीन से
अल्फा स्टार्स की तरफ जा रहा है। 3 ऑब्जर्वर हैं, एक ऑब्जर्वर ऑन अर्थ है, एक ऑब्जर्वर ऑन स्पेसक्राफ्ट है और एक ऑब्जर्वर अल्फा स्टार्स पर मौजूद है। एक ऑब्जर्वर अल्फा स्टार्स पर है, एक ऑब्जर्वर स्पेसक्राफ्ट में है और एक ऑब्जर्वर जो है वो अर्थ पर है। आप बताएं कि कौन सा ऑब्जर्वर प्रॉपर टाइम मेजर करेगा, कौन सा ऑब्जर्वर नॉर्मल टाइम मेजर करेगा। तो इतना तो आपने सीखा है कि रेस्ट पर सारे रिजल्ट्स नॉर्मल होते हैं, जो रेस्ट पर हो वो सारे रिजल्ट नॉर्मल देता है। अब इंटरेस्टिंग सी बात है, जब ये स्पेसक्राफ्ट यहां से मूव करता है, आगे बढ़ता है, तो विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर ये मोशन में है, तो इस ऑब्जर्वर के लिए ये स्पेसक्राफ्ट मोशन में है और मोशन में नॉर्मल रिजल्ट नहीं आते, रिलेटिविस्टिक रिजल्ट आते हैं। तो ऑब्जर्वर एट द अल्फा स्टार्स प्रॉपर टाइम मेजर नहीं करेगा। इसी तरह इस ऑब्जर्वर जो अर्थ में है, इसके लिहाज से भी स्पेसक्राफ्ट क्या है, मोशन में है, तो ये भी रिलेटिविस्टिक टाइम मेजर करेगा लेकिन नॉर्मल टाइम मेजर नहीं करेगा। लेकिन जो ऑब्जर्वर स्पेसक्राफ्ट में है वो स्पेसक्राफ्ट के मुकाबले में रेस्ट में है, लिहाजा यही ऑब्जर्वर नॉर्मल टाइम या प्रॉपर टाइम रिकॉर्ड करेगा और हिंस इस वक्त करेक्ट ऑप्शन है एन ऑब्जर्वर ऑन द स्पेसक्राफ्ट ऑप्शन सी, ये प्रॉपर टाइम रिकॉर्ड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ऑब्जेक्टिव नंबर 3 की डिस्कशन कर रहा हूं। ऑब्जेक्टिव नंबर 3 क्या है? ऑब्जेक्टिव नंबर 3 में कहा जा रहा है कि फर्ज करो आपकी उंगलियों में स्प्रिंग है, देखो ये मेरी उंगलियां, ये मार्कर में ही स्प्रिंग है, इमेजिन करें, और या दो उंगलियां या ये कहते हैं कि दोनों हथेलियों के दरमियान, आपकी मर्जी है, इस तरह दो हथेलियों के दरमियान स्प्रिंग को प्रेस करें, कंप्रेस करें, या ऐसे दो उंगलियों के दरमियान, तो इससे पोटेंशियल एनर्जी या मास पर क्या असर पड़ेगा? अगर हम एक स्प्रिंग को अपने दोनों हाथों के दरमियान, ये हमारे हाथ हैं, हैंड्स या फिंगर्स, अगर हम इसको प्रेस कर लें तो हमारे इस प्रेसिंग के दौरान आप बता दें कि इसके मास पर क्या असर पड़ेगा। बहुत आसान है, बहुत सी जगहों पर मैंने सुना है, देखा है कि इसका रीजन बताया जाता है, ज्यादातर मैंने सुना है कि सुनने में आया है कि जनाब मास जो है वो इंक्रीज होगा, मास इंक्रीज होगा क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है। पहली बात तो ये है कि मास पर पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है, पोटेंशियल एनर्जी पर मास डिपेंड नहीं करता। अगर हम स्प्रिंग को कंप्रेस करें माय डियर एंड डियर स्टूडेंट्स, तो इससे उसमें पोटेंशियल एनर्जी या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, लेकिन इस पोटेंशियल एनर्जी का मास से ताल्लुक है, लेकिन मास के इस पोटेंशियल एनर्जी से ताल्लुक नहीं है। आसान सी एग्जांपल है, अगर मैं कहूं ये जमीन का सरफेस है, ये एक बिल्डिंग है और इसके साथ ये दूसरी बिल्डिंग है, एक बॉडी यहां से यहां रखते या यहां से फिर यहां रखते, दोनों जगहों पे पोटेंशियल एनर्जी चेंज है लेकिन उसका मास सेम है, यानी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गई तो मास इंक्रीज होगा। ये बिल्कुल गलत रीजन है, ये सही रीजन नहीं है, तो आप नहीं कह सकते कि मास इंक्रीजेस। अब आते हैं इसका रिलेटिविस्टिक डिस्कशन से, तो जनाब मास जो है वो अनचेंज रहेगा। मैं आंसर बता रहा हूं लेकिन साथ में रीजन बताऊंगा। अनचेंज यानी मास विल रिमेन सेम, मास विल रिमेन कांस्टेंट, और मास रिमेन्स कांस्टेंट या मास रिमेन्स सेम, इट मीन कि आई एम ऑप्टिंग ऑप्शन सी, मैं ऑप्शन सी को सही मान रहा हूं। अब रीजन क्या है गौर करें, मैं अपना रीजन दे रहा हूं आपको। माय डियर स्टूडेंट, रीजन ये है कि जब मेरे सामने गौर करें स्प्रिंग है मेरे सामने इन दो फिंगर्स में, अगर मैं उसको प्रेस करता हूं तो उसका सेंटर ऑफ मास मेरे ऑब्जर्वर के लिहाज से मोशन में नहीं आ रहा, और सेंटर ऑफ मास जब रेस्ट में है तो रिलेटिविस्टिक चेंजेस नहीं आ रहे। एक रीजन ये है कि कंप्रेसिंग द स्प्रिंग द होल बॉडी इज एट रेस्ट एज कंपेयर टू द ऑब्जर्वर। जब हम यहाँ पर खड़े होकर स्प्रिंग को प्रेस करते हैं तो इसका सेंटर ऑफ मास और ऑब्जर्वर के दरमियान मोशन की वैल्यू जीरो होती है, और जब मोशन की वैल्यू जीरो होती है तो रिलेटिविस्टिक मास अप्लाई नहीं होता, जो मास था वही मास रहेगा। ये एक बात। अब दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि कंप्रेस भी करो, कंप्रेस करो तो स्पीड ऑफ कंप्रेस इज नेग्लिजिबल, वो बहुत कम है, बहुत कम स्पीड से आप कंप्रेस करते हो, और n इज इक्वल टू
m naught 1 minus v square over c square। जब ये नेग्लिजिबल है तो ये 0 हो जाएगा, जब ये 0 हो जाएगा रूट है तो ये m naught by under root 1 और it is equal to m naught। मैथमेटिकली भी मैंने वेरीफाई कर दिया that compressing a spring the speed of compressing या compression is negligible as compared to the speed of light। so जो मास इसका था वही मास इसका रहेगा। ऑप्शन सी सही है। अब हम डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्टिव नंबर 4 मॉडर्न फिजिक्स चैप्टर नंबर 18। ऑब्जेक्टिव नंबर 4 में है कि फर्ज करो ये एक ब्लैक बॉडी है, फर्ज करें ये एक ब्लैक बॉडी है और आप जानते हैं कि ब्लैक बॉडी जो है वो एनर्जी को रेडिएट करता है, एनर्जी को रेडिएट करता है, इट रेडिएट्स एनर्जी। ब्लैक बॉडी रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी रेडिएट करता है, ठीक है। कहते हैं कि अगर इसके टेम्परेचर को हम 4 टाइम्स कर दें तो जो एनर्जी ऑफ रेडिएशन है इस पर फर्क क्या पड़ेगा। एक ब्लैक बॉडी है वो एनर्जी को रिलीज कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, अगर ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर 4 टाइम कर दे तो एनर्जी पर क्या असर पड़ेगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स इसके लिए है स्टेफन्स लॉ, और स्टेफन्स लॉ कहता है कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T का पावर 4। अगर आप इसको 4 टाइम बढ़ाओगे तो 4 का पावर 4 जो है T का पावर 4 इज इक्वल टू T का पावर 4, ये 4 है डबल है सॉरी। इन्होंने कहा कि टेम्परेचर को 2 टाइम्स बढ़ा दें, तो अगर टेम्परेचर 2 टाइम बढ़ाओगे तो 2 का 4 टाइम लो तो क्या बनता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16। यानी अगर टेम्परेचर डबल हो गया तो एनर्जी रेडिएटेड बाय द ब्लैक बॉडी विल बिकम 16 टाइम्स ग्रेटर। अगर 1 केल्विन पर, अगर 1 केल्विन पर ये एनर्जी 1000 जूल्स है, रेडिएटेड एनर्जी 1000 जूल है, तो अगर हम इसको 2 केल्विन कर दें, डबल कर दें, तो स्टेफन लॉ कहता है कि नाउ द एनर्जी विल बिकम 16000 जूल्स। अब जो एनर्जी ये रेडिएट कर रहा है that will be 16000 joules, and the correct option is option D। Next question, question number 5। Question number 5 of the book ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि according to Einstein कहते हैं कि आइंस्टाइन आइडिया के मुताबिक अगर फर्ज करो ये एक रूम है और इस रूम में एक बल्ब आपने लगाया है और इस बल्ब से लाइट के रेज इमिट हो रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तो आगे बता रहा हूं। क्वेश्चन ये है कि अगर हम चाहें कि इस कमरे के अंदर लाइट की ब्राइटनेस ज्यादा कर दें, we need to increase the brightness of light। इस बल्ब से इमिट होने वाले लाइट के ब्राइटनेस को हम लोग ज्यादा करना चाहते हैं, हम इसको ज्यादा करना चाहते हैं, ठीक है। अगर हम इसको ज्यादा करेंगे जबकि कलर सेम रखें, कलर सेम का मतलब है नेचर आप सेम रखो, नेचर को नहीं छेड़ोगे, और ब्राइटनेस ज्यादा करोगे तो इससे क्या होगा। तो आसान सी बात है, जब भी ब्राइटनेस ज्यादा होगा तो हर शुआ के अंदर फोटॉन की तादाद, देखो पहले फोटॉन दूर दूर होते हैं तो ब्राइटनेस कम होती है। अगर आप चाहते हो कि ब्राइटनेस ज्यादा कर दो तो इसका एक ही तरीका है कि फोटॉन की तादाद को ज्यादा कर दो, और जितना रेडिएशन के अंदर फोटॉन्स की तादाद ज्यादा हो जाएगी उतना ही माय डियर स्टूडेंट ब्राइटनेस ज्यादा होगा, नेचर वही रहेगा, ब्राइटनेस ज्यादा होगा, नेचर वही रहेगा। सो इंक्रीजिंग द ब्राइटनेस विल इंक्रीज द नंबर ऑफ फोटॉन्स, ये नंबर ऑफ फोटॉन्स को इंक्रीज कर देगा, और आई थिंक ऑप्शन ए ठीक है अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स ए है। 6 नंबर, ऑब्जेक्टिव नंबर 6 को देखते हैं। 6 नंबर कह रहा है कि फर्ज करो ये हमारे पास है एक हॉल। ऑब्जेक्टिव नंबर 6 का आइडिया शेयर हो रहा है। यहां पर एक बल्ब है और ये रेड लाइट का है, यहां पर एक बल्ब है और ये एक और लाइट का है, और यहाँ पर एक बल्ब है ये येलो लाइट का है, रेड के साथ किया गया है, रेड लाइट और ब्लू। ये ब्लू लाइट का बल्ब है, ये येलो लाइट का बल्ब है और एक रेड लाइट का बल्ब है, और ये कह रहे हैं कि सबका जो पावर है वो सेम है, 50 मिलीवाट पावर सेम है।
याद रखें पावर का ताल्लुक एनर्जी से है। तो अगर सबका पावर सेम है, इसका मतलब है कि रेड बल्ब से इमिट होने वाली शुआ, ब्लू बल्ब से इमिट होने वाली शुआ और येलो बल्ब से इमिट होने वाली शुआ जब पावर सेम है तो इन सारी शुआओं की एनर्जी भी सेम होगी। अगर इन सब की एनर्जी सेम होगी तो सबसे ज्यादा फोटान किस में होंगे? रेड में ज्यादा फोटान होंगे, ब्लू में ज्यादा फोटान होंगे या येलो में ज्यादा फोटान होंगे? तो कॉमन सेंस यूज करें, सबकी एनर्जी सेम है। यानी फर्स्ट करो इसकी एनर्जी है 100 जॉल, इसकी एनर्जी है 100 जॉल, तो इसकी भी एनर्जी है 100 जॉल। तीनों शुआओं की एनर्जी 100 जॉल है। फोटान की तादाद किस में ज्यादा होगी? तो आप कहो सर जिसके फोटान में एनर्जी कम होगी तो 100 पूरा करने के लिए उसमें फोटान ज्यादा लेना पड़ेगा, और जिसके फोटान में एनर्जी ज्यादा होगी उसके फोटान की तादाद कम होगी क्योंकि वो कम फोटान से भी 100 पूरे हो जाएंगे। अगर एक फोटान में 20 जॉल एनर्जी हो तो 5 फोटान से 100 आ जाएगा, और अगर एक फोटान में 10 जॉल हो तो फिर 10 फोटान से 100 आएगा। और याद रखें कि रेड लाइट के फोटान की एनर्जी कम होती है और ब्लू लाइट के फोटान की एनर्जी ज्यादा होती है और येलो लाइट के फोटान की एनर्जी भी ज्यादा होती है। तो जिसके एक फोटान में एनर्जी कम है तो टोटल एनर्जी को 100 तक पहुंचाने के लिए उसमें नंबर ऑफ फोटान क्या लेने पड़ेंगे? ज्यादा लेने पड़ेंगे। तो रेड लाइट में नंबर ऑफ फोटान ज्यादा होंगे। आसान सी बात है कि आपने 100 पूरा करना है तो अगर 50-50 से पूरे करोगे तो दो लगेंगे, 25 से पूरे करोगे तो 4 लगेंगे, 20 से पूरे करोगे तो 5 लगेंगे और 10 से पूरे करोगे तो 10 लगेंगे। तो येलो और ब्लू में वैल्यू ज्यादा है तो इनकी तादाद कम लगेगी, रेड में वैल्यू कम है तो इसकी तादाद क्या होगी? ज्यादा। तो रेड लाइट के फोटान जो है वो ज्यादा होंगे और करेक्ट ऑप्शन है माय डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन ए। नाउ आई एम डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, ऑब्जेक्टिव नंबर 7 मॉडल फिजिक्स। ऑब्जेक्टिव नंबर 7 क्या कह रहा है? ऑब्जेक्टिव नंबर 7 सेज कि पेयर प्रोडक्शन है। आपने पेयर प्रोडक्शन का टॉपिक पढ़ा है। पेयर प्रोडक्शन में कहते हैं कि अगर कह रहे हैं कि ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी फोटोन व्हिच एनर्जी दैट कुड रिजल्ट इन फोटो इलेक्ट्रॉन प्रोडक्शन। हो पेयर प्रोडक्शन नहीं है जनाब, कहते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको सुने, आसान है, इसमें सॉल्यूशन नहीं है असल में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का प्रोसेस है, ठीक है। उस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के प्रोसेस में मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो वर्क फंक्शन है वो 3.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी इतनी एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में खर्च होगी। अब कह रहे हैं कि जो फोटोन आ रहा है ये कम से कम इसकी मिनिमम एनर्जी कितनी होनी चाहिए, कितनी एनर्जी होनी चाहिए कि ये इस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर दे? कम एनर्जी बताओगे जो इसको इजेक्ट करे। तो कॉमन सेंस सिंपल सा आइडिया कि भाई जो इलेक्ट्रॉन 3.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिमांड करता है, अगर फोटोन की एनर्जी 3 से कम होगी तो वो ऑप्शन तो गलत है, वो तो इस काम को पूरा नहीं कर सकेगा। तो इसलिए ऑप्शन ए जो है वो गलत है क्योंकि 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिक्वायर्ड अमाउंट से कम है तो इजेक्ट ही नहीं होगा। ऑप्शन बी गलत है क्योंकि 2.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी गिवन ऑप्शन या रिक्वायरमेंट से गलत है। एक ऑप्शन सी इजेक्शन करेगा जो कि 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और एक ऑप्शन डी इजेक्शन करेगा जो 6.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इन दोनों ऑप्शन में से हमने कौन सा लेना है? क्योंकि इजेक्शन तो ये भी कर सकता है और इजेक्शन तो ये भी कर सकता है, इजेक्शन ये दोनों कर सकते हैं। अगर इजेक्शन ये दोनों कर सकते हैं तो हमें कौन सा लेना पड़ेगा? माय डियर स्टूडेंट, ये कहते हैं कि इजेक्शन में मिनिमम बताओ, तो ये इसलिए गलत है क्योंकि ये इजेक्शन तो कर सकता है लेकिन ये मिनिमम नहीं है और ये मिनिमम है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। हेंस क्वेश्चन नंबर 7 में ऑप्शन सी सही है। अब एक्सप्लोर करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि फर्ज करो आप काउंटेंट इफेक्ट आपने पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 8 इज अबाउट काउंटेंट इफेक्ट और काउंटेंट इफेक्ट में क्या हुआ था वो आपको बखूबी पता होगा कि ये हमारे पास फोटॉन था और ये इलेक्ट्रॉन था। ये फोटॉन जाकर इलेक्ट्रॉन से टकरा गया था और इलेक्ट्रॉन ने कुछ ना कुछ एनर्जी गेन कर लिया था। इलेक्ट्रॉन एनर्जी क्या करता है? इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन कर लेता है और फोटॉन किसी ना किसी एंगल के साथ चला जाता है। फोटॉन इलेक्ट्रॉन से टकरा जाता है, किसी एंगल से चला जाता है, स्कैटर हो जाता है और इलेक्ट्रॉन उससे
एनर्जी गेन कर लेता है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है डियर स्टूडेंट्स कि वो कौन सा एंगल होगा जिस पर इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी गेन है वो मैक्सिमम है। इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी गेन है वो एनर्जी गेन मैक्सिमम है। इलेक्ट्रॉन का एनर्जी गेन मैक्सिमम किस एंगल पे होगा? आसान सी बात है, अगर फोटॉन साइड में स्लाइड करेगा तो इतनी केस में इलेक्ट्रॉन को मजबूत टक्कर नहीं दिया, मामूली सा इसके साथ टकराया है तो इलेक्ट्रॉन को मामूली सी एनर्जी भी मिलेगी। अगर फोटॉन को मुंह की कहानी पड़ी तो इसको मुंह की कहानी के दौरान मैक्सिमम लॉस भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। यानी जब फोटॉन जाएगा और पलट कर वापस आएगा तो जाने और आने का मतलब है जब एंगल ऑफ स्कैटरिंग इज 180 तो फिर ये इलेक्ट्रॉन के साथ हेड ऑन कोलिजन करेगा और हेड ऑन कोलिजन में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी गेन मैक्सिमम होगी। So for the maximum gain of electron, the required angle of scattering will be 180 degree. 180 डिग्री पे ये मैक्सिमम होगा। 180 से जब एंगल कम होता है तो वो मामूली सा कोलिजन होता है और मामूली से कोलिजन में कम लॉस और कम गेन होता है, मैक्सिमम नहीं होता। नाउ क्वेश्चन नंबर ये 180 आंसर था और 8 में हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आता है ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहते हैं कि अगर ये एक्स-रे फोटॉन है, क्वेश्चन नंबर 9 ये एक्स-रे का फोटॉन है होगा और इलेक्ट्रॉन के बजाय हमने प्रोटॉन रखा। कॉम्पटन इफेक्ट में अगर हमने इलेक्ट्रॉन के बजाय प्रोटॉन रखा हो, बिल्कुल अगर इलेक्ट्रॉन के बजाय हमने प्रोटॉन रख दिया रास्ते में तो इस एक्स-रे फोटॉन का जो चेंज इन वेवलेंथ होगा वो ज्यादा होगा या कम होगा? यानी इलेक्ट्रॉन वाले केस से ज्यादा होगा या कम होगा? इधर इलेक्ट्रॉन हो तो फोटॉन पे को वेवलेंथ चेंज, फिर प्रोटॉन हो एक्स-रे फोटॉन पे को वेवलेंथ चेंज, तो वेवलेंथ इस बार उससे ज्यादा होगा या कम होगा? आसान है, द चेंज इन वेवलेंथ का फार्मूला था h डिवाइड बाय m0 c स्क्वायर 1 माइनस cos ऑफ थीटा और ये जो m0 है इट इज द मास ऑफ टारगेट। अब खुद बताएं, इलेक्ट्रॉन जब टारगेट होगा तो मास कम होगा और जब मास कम होगा तो चेंज इन वेवलेंथ क्या होगा? ज्यादा होगा। लेकिन अगर प्रोटॉन टारगेट है तो मास ज्यादा होगा और मास ज्यादा होगा, जब मास ज्यादा होगा तो चेंज इन वेवलेंथ क्या हो जाएगा? कम। इट मीन के कॉम्पटन स्कैटरिंग में अगर हम एक्स-रे फोटॉन के सामने इलेक्ट्रॉन को हटाकर प्रोटॉन रखेंगे तो एक्स-रे के वेवलेंथ में जो चेंज होगा वो कम हो जाएगा, डिक्रीजेस। द करेक्ट आंसर इज डिक्रीजेस और करेक्ट आंसर डिक्रीज है और डिक्रीज आइटम ऑप्शन बी में मौजूद है। आप प्लीज ऑप्शन वेरीफाई करें। सो डिक्रीजेस ऑप्शन बी सही है। वैसे भी ये भी बंदा गेस कर सकता है, आसान है। अगर सामने हल्का पार्टिकल हो तो मैं जब जाकर उससे टकराऊंगा तो उसका बेड़ा गर्क कर दूंगा, इतना ज्यादा चेंज ले आऊंगा। और अगर मास ज्यादा है तो इनर्शिया उसका ज्यादा है, वो आसानी से चेंज एक्सेप्ट, तो मैं लाख चाहूं कि ये चेंज ले लो, वो चेंज एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो जैसे जैसे टारगेट का मास बढ़ेगा बिकॉज ऑफ माइक्रो इनर्शिया चेंज एक्सेप्ट नहीं होगा, चेंज की वैल्यू कम हो जाएगी। आई थिंक समझ गए हैं। नेक्स्ट डिस्कशन कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव नंबर 10 की। हम मॉडर्न फिजिक्स के डिस्कशन कर रहे हैं एमसीक्यूज की और हम ऑब्जेक्टिव नंबर 10 के सॉल्यूशन करेंगे। ऑब्जेक्टिव नंबर 10 कह रहा है कि पेयर प्रोडक्शन जो है, ये इजी है, लेक्चर में आपने पढ़ा भी होगा। पेयर प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है ये वैक्यूम में नहीं होता, वैक्यूम में नहीं होता। तो आपसे कह रहे हैं इसका रीजन क्या है? पेयर प्रोडक्शन का प्रोसेस वैक्यूम में क्यों नहीं होता? तो इसका सिंपल रीजन है, लेक्चर में आपने समझ लिया होगा, डिस्कस हुआ होगा डेफिनेटली। इट इज बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सीधी सी बात है, अगर ये फोटॉन है, अगर यहां न्यूक्लियस है, अगर न्यूक्लियस मौजूद हो, वैक्यूम ना हो, न्यूक्लियस हो और पेयर प्रोडक्शन हो जाए, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो न्यूक्लियस की मौजूदगी में इनिशियल और फाइनल मोमेंटम बराबर होते हैं, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वैलिड होता है। लेकिन अगर ये फोटॉन खुद ब खुद वैक्यूम में किसी भी पार्टिकल की मौजूदगी के
से पेयर हो जाए और E पॉजिटिव और E नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाए तो याद रखना यहाँ इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर नहीं आता। सो कोई भी प्रोसेस लॉ ऑफ नेचर है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कि कोई भी प्रोसेस कयामत तक ऐसा नहीं हो सकता जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को वायलेट करे। लिहाजा पेयर प्रोडक्शन वैक्यूम में क्यों नहीं होता, क्योंकि इट वायलेट्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 सेज कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली इक्वेशन कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक अल्फा पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल और शायद न्यूट्रॉन भी है। तो ये चार पार्टिकल्स गिवन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। बिल्कुल, तो यहां पर है प्रोटॉन फर्स्ट ऑप्शन में, फिर न्यूट्रॉन सेकंड ऑप्शन में और थर्ड ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन है। कहते हैं कि इनमें से डी ब्रॉगली वेवलेंथ किसके लिए मिनिमम होगा? डी ब्रॉगली वेवलेंथ विल बी मिनिमम फॉर व्हिच पार्टिकल? डी ब्रॉगली वेवलेंथ विल बी मिनिमम फॉर व्हिच पार्टिकल? हमें लीस्ट मिनिमम कब किसके लिए होगा? तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, इट इज इक्वल टू h डिवाइड बाय mv। इस क्वेश्चन पर, बुक के इस क्वेश्चन पर मुझे थोड़ा सा एतराज है। उसकी वजह है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए ये तो कांस्टेंट है, सब के लिए सेम, हमेशा सेम, लेकिन ये दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। मास के साथ साथ v के लिए भी हमें इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, याद रखें। अब तो मैं कह दूंगा कि वेवलेंथ विल बी मिनिमम फॉर अल्फा, लेकिन मैं चाहूं, हम चाहें तो हाई स्पीड देकर या लोवेस्ट स्पीड देकर हम अल्फा का वेवलेंथ प्रोटॉन से ज्यादा भी कर सकते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन ये होता कि हमें साथ में ये दिया होता कि एट सेम स्पीड अगर अल्फा पार्टिकल और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन चारों एक ही स्पीड से जा रहे हैं तो फिर वेवलेंथ ऑफ डी ब्रॉगली किसके लिए मिनिमम होगा? तो फिर हम मास से डिसीजन करेंगे। अब हमें वेलोसिटी का इंफॉर्मेशन नहीं है, जब नहीं है तो कुछ भी हो सकता है, सच बात ये है, लेकिन फिर भी जब नहीं है तो ऑप्शन तो लेना है। तो इसीलिए इंफॉर्मेशन तो यहाँ नहीं है, तो हम कंसीडर कर रहे हैं कि v सब के लिए सेम है, क्योंकि हमने v का इंफॉर्मेशन दिया ही नहीं तो मैं मजबूर हूं मैं भी सेम ले लेता हूं। अगर इन चारों पार्टिकल का स्पीड ऑफ मोशन सेम है तो जिसका मास सबसे ज्यादा है उसका वेवलेंथ सबसे कम होगा, और अल्फा का मास सबसे ज्यादा है तो इसके लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ सबसे कम होगा। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। अब हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव नंबर 12। ऑब्जेक्टिव नंबर 12 क्या है? ऑब्जेक्टिव नंबर 12 में है जनाब कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हो द सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ। एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है और दोनों का वेवलेंथ बराबर है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ दोनों का बराबर है। तो आपसे कह रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में आपकी राय क्या होगी? प्रोटॉन के मुकाबले में इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के बारे में आपकी राय क्या होगी? तो देते हैं अपनी राय। वेवलेंथ के लिए मैं लिख सकता हूं h डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और h डिवाइड बाय मास ऑफ प्रोटॉन और वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। अब देखिए इंटरेस्टिंग है, इक्वलिटी तो है, ये h और h तो सेम है, लेकिन यहां प्रोटॉन का मास क्या है? ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन का मास क्या है? कम। बट इक्वलिटी बता रही है कि दोनों साइड को बराबर रहना है। तो अगर यहां मास ज्यादा है तो इसकी इजाफे की जो कमी है, इसका जो लेवल बदल है वो ये पूरी करेगा। अगर वेवलेंथ को सेम रहना है, इक्वल रहना है, तो इस इक्वलिटी को बरकरार रखने के लिए मास ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है तो वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन क्या होगी? कम होगी। और यहाँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है तो इस कमी को पूरा करने के लिए, ताकि इक्वलिटी बरकरार रहे, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी? ज्यादा होगी। अब हम काइनेटिक की तरफ आते हैं। हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास का पावर 1, और हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का पावर 2।
वेलोसिटी वाला इसलिए जीतेगा क्योंकि वेलोसिटी पर काइनेटिक एनर्जी 2 पावर में डिपेंड करता है। तो जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उसकी काइनेटिक ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी का होल्ड काइनेटिक एनर्जी पर ज्यादा है बिकॉज़ ऑफ दिस इक्वेशन। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। उम्मीद है आप डिस्कशन को समझ गए होंगे और करेक्ट ऑप्शन है, मैं ऑप्शन चेक कर लेता हूं, ग्रेटर देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इज क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है कि इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, आप जानते हैं नाम आपने सुना है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, कहते हैं कि इसमें हम लाइट रेज की जगह क्या इस्तेमाल करते हैं, क्या यूज करते हैं भाई? इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द रेज द बीम्स ऑफ लाइट आर रिप्लेस्ड बाय फास्ट मूविंग व्हाट? तो नाम ही क्लियर है ना, अगर इलेक्ट्रॉन्स ना होते तो फिर इसके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्यों कहते हैं? इट मीन के लाइट रेज आर रिप्लेस्ड बाय फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन से रिप्लेस करते हैं, एंड हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स, चैप्टर नंबर 18 एमसीक्यू नंबर 14, लास्ट क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, क्वेश्चन इसके बारे में है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अगर मोमेंटम में जो एरर है उसको हम 1/2 कर लें, इफ रिड्यूस्ड बाय 2 1/2, अगर हम मोमेंटम में एरर को 1/2 कर दें, रिड्यूस बाय 2 कर दें, तो पोजीशन में जो एरर है वो क्या होगा? पोजीशन में एरर क्या होगा? तो बहुत आसान सा लॉजिक, बहुत सिंपल लॉजिक, इक्वेशन में ज्यादा ही नहीं हूं। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का एक वन ऑफ द बेस्ट डेफिनेशन इज कि द एरर इन पोजीशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरर इन मोमेंटम। It is one of the basic या best definition of uncertainty principle. The error, the uncertainty in position is inversely to uncertainty in momentum. लिहाजा अगर ये 2 times कम हो गया तो ये 2 times ज्यादा होगा. So the error, the uncertainty in position will become 2 times. Correct answer है 2 times और correct option है my dear students option C. उम्मीद है आपने मॉडर्न फिजिक्स के 14 MCQs के सही ऑप्शंस और उनके रीजन समझ गए होंगे। छोटी सी एक बात है जनाब, अगर खुश रहना चाहते हो तो उन खुशियों से दूर रहे जिनके पीछे किसी का दुख वाबस्ता हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।